हेलो गाइस, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं इमोर्टल स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ रहे हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ज्योमॉर्फिक प्रोसेस। यह इस चैप्टर का छठा पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी के 5 पार्ट को नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर उन्हें देखें। हम बाकी के 5 पार्ट के अंदर ये सारे की सारी प्रीवियस टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करवा चुके हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं लैंडस्लाइड के बारे में। देखिए, मान के चलिए कि ये एक पहाड़ है। इसके इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं ढाल, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। देखिए, जब इन ढालों पर से मलबा, पत्थर या फिर चट्टाने जब ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, भूस्खलन। जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। देखिए, जब भी इस तरह के जब पदार्थ जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो काफी तेज होती है। यानी कि ये जो पदार्थ होते हैं जैसे कि चट्टाने होते हैं, ये काफी तीव्र गति से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। अब देखिए, ज्यादातर ये जो लैंडस्लाइड आते हैं इसमें जो पदार्थ होते हैं यानी कि जो मलबा होता है वो किस तरह का होता है, वो शुष्क यानी कि वो ड्राई होता है। अब देखिए, इन स्लाइड्स के ऊपर से जो पदार्थ जो ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं, इनका कोई कोई नियमित आकार नहीं होता। यानी कि कैसे होते हैं, अनियमित आकार के होते हैं। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पदार्थों का आकार अपक्षय तथा ढाल के कोण पर निर्भर करता है। यानी कि देखिए, जितने भी ये जो आपके जो पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं जो जो कि भूस्खलन के रूप में आते हैं, यानी कि जो ऊपर से नीचे की ओर ये जो पत्थर ये जो मलबा गिरता है, इनका जो आकार होता है ये अपक्षय के ऊपर निर्भर करता है। अब जरा आप यहाँ पर समझिए कि अपक्षय किस तरह से पदार्थों के आकार को प्रभावित करता है। अब जरा आपको ये तो पता ही होगा ना कि अपक्षय होता क्या है, तो आप समझ लीजिए कि कोई भी जो चट्टान होती है, चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। अब जरा मान के चलिए, अगर इस चट्टान के पार्ट अगर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो जो लैंडस्लाइड जो आएगा तो फिर जो इन पत्थरों का आकार कैसा होगा, छोटा छोटा ही होगा। अगर इन चट्टानों के जो अपक्षय होगा, जो ये जो विखंडन होगा इन चट्टानों का, अगर विखंडन इनका अगर बड़े बड़े पदार्थों में होगा तो फिर यहाँ पे जो लैंडस्लाइड होगा वो भी कैसा होगा, बड़े बड़े पदार्थों में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थों का संचलन पदार्थों का संचलन के आधार पर लैंडस्लाइड को कुछ भागों में बांटा गया है। अब जरा आप यहाँ पर समझिए कि पदार्थों का संचलन होता क्या है। देखिए, फिर से मान के चलिए कि ये एक पहाड़ है। इस पर जो पत्थर है, जो चट्टाने हैं या फिर मिट्टी है या फिर मलबा है, जब ये ऊपर से नीचे की ओर जब आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम संचलन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मूवमेंट बोलते हैं। तो पत्थरों का ऊपर से नीचे की आने की इस प्रक्रिया के आधार पर भी हम लैंडस्लाइड को कुछ भागों में हम यहाँ पर बांट सकते हैं। अब देखिए, वो भाग कौन कौन से हैं। पहला है मलबा स्खलन। ठीक है। अब इसमें क्या है, पर्वतों के ढालों पर जब पत्थर घूमते हुए तथा उनकी तरह कई चट्टानें फिसलती हुई ऊपर से नीचे की ओर आती हैं। देखिए, जब भी पर्वतों पर से चट्टानें जैसे कि पत्थर या फिर इसका मलबा जब ऊपर से नीचे की ओर आता है, या फिर इसकी एक पूरी की पूरी परत ऊपर से नीचे की ओर ढह जाती है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मलबा स्खलन बोलते हैं। अब देखिए क्या है, मलबा स्खलन में मिट्टी या चट्टानें ऊपर से स्वतंत्र स्वतंत्र रूप से गिरती हैं। देखिए, यहाँ पर जो पत्थर है या जो चट्टान है, जब ये ऊपर से नीचे की ओर आती है तो ये क्या होती है, पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं शेल स्खलन। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉक स्लाइड हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। देखिए, पर्वतों के ऊपर से जो चट्टान है वो एक साथ नीचे की ओर गिरती हैं। ठीक है। अगली लाइन क्या है, भ्रंश के नीचे हुए इस स्खलन को शेल स्खलन बोलते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो जो पर्वत होते हैं यानी कि जो माउंटेन होते हैं, उनके स्लाइड्स के ऊपर यानी कि जो ये जो जो स्लोप होता है, इन स्लोप्स के ऊपर ही हमें क्या देखने को मिलते हैं, भ्रंश देखने को मिलते हैं। भ्रंश को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रैक्स, यानी कि इसमें दरारें देखने को मिलती हैं। इन क्रैक्स यानी कि इन भ्रंशों के नीचे की पूरी लेयर्स क्या हो जाती है, गिर के नीचे की ओर आ जाती है। इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शेल स्खलन, यानी कि रॉक स्लाइड हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। यह स्खलन तेज ढालों पर आने के कारण इनसे काफी भारी नुकसान होता है। देखिए, इस तरह के जो स्खलन होते हैं ये कहाँ पर होते हैं, जहां पर इनके पर्वतों के ढाल कैसे हो, काफी तेज हो।
यानी कि 45 डिग्री एंगल पर हो। 45 डिग्री एंगल काफी तेज ढाल होता है, तो इस तरह के ढालों पर क्या होता है, हमें शेल स्खलन यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है शेल पतन। शेल पतन हम किसे बोलते हैं, देखिए ये है पर्वतों का ढाल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप। जब भी पत्थर यहाँ से गिरता है, ठीक है, जब भी पत्थर यहाँ से गिरता है, लेकिन जब ये पत्थर इन ढालों से दूर की ओर गिरता है, यानी कि जब ये पत्थर कैसे गिरता है, इन ढालों से थोड़ा सा दूर की ओर गिरता है, यहाँ से फॉल करता है, तो इस तरह की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शेल पतन हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इरोजन। इरोजन को हम हिंदी में बोलते हैं अपरदन, और डेपोजिशन इसको हम हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण। चलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि अपरदन क्या होता है। देखिए अपरदन में वस्तुओं का क्या होता है, परिवहन होता है। मान के चलिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर यहाँ पर वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इस ट्रांसपोर्टेशन की प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसे अपरदन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अपक्षय एवं अन्य कारकों के माध्यम से चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है। देखिए आप जैसे जानते हैं कि अपक्षय की प्रक्रिया क्या होती है, एक पत्थर को यानी कि किसी चट्टान को तोड़ने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। देखिए अगर चट्टाने, अगर मान के चलिए ये चट्टान अगर 100 किलो की है, तो इसको अपरदन कर पाना यानी कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कर पाना काफी मुश्किल काम होगा। लेकिन वही अपक्षय के द्वारा इस पत्थर को छोटे छोटे खंडों में अगर बांट दिया जाए, तब इसका ट्रांसपोर्टेशन कर पाना क्या होगा, काफी सिंपल होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अपक्षय होता है वो अपरदन के लिए काफी सरलता प्रदान कर देता है, यानी काफी काफी सिंपल बना देता है वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन कर पाना। नेक्स्ट लाइन बढ़ते हैं। भू आकृतिक कारक जैसे वाटर, अंडरग्राउंड वाटर या ग्लेशियर विंड। देखिए होता क्या है, हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि अपरदन का मतलब होता है वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन करना। अब जरा यहाँ पर समझिए वो कौन से भू आकृतिक कारक है जो वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो पहला है वाटर। देखिए जैसे कि आपने नदियों को देखा होगा, तो नदियों के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने साथ वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन करें। तो देखिए जो आपको जो मैदान देखने को मिलते हैं, ये मैदान निक्षेपण का ही काम है। जब पानी या फिर वाटर या फिर किसी भी तरह से जब वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन होता है और वो एक जगह पर आकर के वो सारी की सारी वस्तुएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो उस जगह को हम बोलते हैं निक्षेपण। और इन्हीं निक्षेपण की वजह से ही हमारे यहाँ के मैदान बने। तो देखिए वाटर से भी क्या होता है, अपरदन होता है। अंडरग्राउंड वाटर से भी अपरदन होता है, जो जमीन के जो नीचे जो पानी बह रहा होता है, तो जमीन के नीचे क्या मिलता है, खनिज। तो जमीन के नीचे का पानी इन सूक्ष्म खनिजों को अपने साथ परिवहन करता है, ठीक है। और विंड भी क्या करती है, ये भी वस्तुओं को परिवहन करती हैं। जैसे कि जब आंधियां चलती हैं या फिर हवाएं चलती हैं, तो फिर हवाएं भी अपने साथ सूक्ष्म पदार्थ को क्या करती हैं, परिवहन करती हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अपरदन द्वारा उच्चावच का निम्नीकरण होता है। देखिए उच्चावच हम किसे बोलते हैं, हम पहाड़ को क्या बोलते हैं, हम उच्चावच बोलते हैं, ठीक है। जब यहाँ से जब वस्तुएं जब एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, पहाड़ घटेंगे, यानी कि पहाड़ों का क्या होता है, निम्नीकरण होता है। देखिए अपरदन की प्रक्रिया में अपक्षय सहायक होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया कि अगर चट्टानें बड़ी बड़ी होंगी, यानी कि अगर मान लीजिए इनका वजन अगर 100 किलो होगा, तो इनका अपरदन कर पाना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर अपक्षय क्या करता है, अपक्षय इन चट्टानों को तोड़ने का काम करता है, जिससे कि ये छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में आ जाए या फिर छोटे छोटे कणों के अंदर आ जाए, जिसकी वजह से अपरदन कर पाना इसका काफी सरल हो जाता है। तो फिर यहाँ पर अपरदन की प्रक्रिया में अपक्षय क्या करता है, काफी अच्छी काफी इम्पोर्टेंट भूमिका यहाँ पर ये निभाता है। लेकिन याद रखिए कि जो अपक्षय होता है, अपक्षय अपरदन के लिए अनिवार्य नहीं है, यानी कि विदाउट अपक्षय के भी इरोजन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निक्षेपण, यानी कि डेपोजिशन क्या होता है हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए निक्षेपण अपक्षय का ही परिणाम है। देखिए यहाँ पर हमने कहा कि भाई निक्षेपण अपक्षय का परिणाम है, मतलब तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ये पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि निक्षेपण क्या होता है। मान के चलिए यहाँ से पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर आया
और ढाल के कम हो जाने के कारण यहाँ पर पदार्थ इकट्ठा हो गया। तो जहाँ पर ये पदार्थ इकट्ठा हुआ उस जगह को हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो निक्षेपण की जो प्रक्रिया हो रही है वो इनडायरेक्टली अपक्षय के कारण ही हो रही है। जैसे कि अब देखिए, आपको पता है कि इस वाले बेस पर अगर क्या हो, अपक्षय की प्रक्रिया हो, यानी कि यहाँ से अगर पत्थर टूट जाए तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पर हमें लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा। और जब लैंडस्लाइड में क्या होता है, जब पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर आता है, जहाँ पर इकट्ठे होते हैं पदार्थ, तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं निक्षेपण। तो इनडायरेक्टली निक्षेपण किसकी वजह से होता है, ये अपक्षय की वजह से ही हमें निक्षेपण यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब ढाल में कमी आती है तब वहां पर अवसादों का निक्षेपण होता है। देखिए ये पहाड़ है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर निक्षेपण कहाँ होगा, देखिए यहाँ पर तो ढाल बहुत तेज है, तो यहाँ पर पत्थर सीधा लुढ़कता हुआ नीचे की ओर आएगा। और ये कब तक लुढ़कता रहेगा, जब यहाँ पर इसका ढाल कम पड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर पदार्थ इकट्ठे होने लग जाएंगे। और इसी जगह को हम क्या बोलते हैं, इसी जगह को हम बोलते हैं निक्षेपण। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। निक्षेपण अपर्दन के कार्य को जल, हिमानी, वायु के द्वारा किया जाता है। देखिए अभी आपने कुछ देर पहले अपर्दन पढ़ा था। अपर्दन में क्या होता है कि जल या हिमानी या फिर वायु, ये अपने साथ पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं। अब देखिए जहाँ पर ये लेकर के जा रहे हैं और जहाँ तक ये इन पदार्थों को ढो सकते हैं, ठीक है, तो फिर वहां तक तो हम क्या बोलेंगे, इसको अपर्दन बोलेंगे। जहां पर जल इन सारे वस्तुओं को त्यागना शुरू कर देगा, इनको छोड़ना शुरू कर देगा, और जहां पर ये पदार्थ इकट्ठे होने लग जाएंगे, तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे, उस जगह को हम बोलेंगे निक्षेपण। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के द्वारा भू आकृतियों का विकास होता है। देखिए क्या है कि अगर देखिए मान के चलिए कि एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यहाँ पर क्या हो रहा है, अपर्दन की प्रक्रिया हो रही है, यानी कि यहाँ पर वस्तुओं का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर ये सारी वस्तुएं पॉइंट बी पर जाकर के इकट्ठा होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मिट्टी का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर जो हमारी जो भू आकृतियां बनेंगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो पदार्थ है वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होंगे, भू आकृतियों का यहाँ पर निर्माण होगा। तो देखिए भू आकृतियों का निर्माण सिर्फ निक्षेपण से ही नहीं होता, बल्कि जिस जगह पर अपर्दन की प्रक्रिया हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी हमें स्थलाकृति में क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि जहाँ पर अपर्दन होता है और जहाँ पर निक्षेपण होता है, दोनों ही जगह की स्थलाकृतियों में चेंजेस देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। चलिए फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मृदा निर्माण, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉइल फॉर्मेशन बोलते हैं। देखिए मिट्टी के ऊपर जो भी रिसर्च करते हैं, मिट्टी के ऊपर जो भी अध्ययन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पैडोलॉजिस्ट, ठीक है। अब यही जो पैडोलॉजिस्ट है, यानी कि जो मृदा वैज्ञानिक है, ये क्या कहते हैं कि मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो जीवित पदार्थ हो। यहाँ पर जीवित पदार्थों का मतलब है ह्यूमन से, और या फिर वो कोई भी प्राणी, या फिर वो कोई भी प्राणी, या फिर वो किसी भी तरह के पेड़ पौधे, उनको पालने की क्षमता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। फिर से यहाँ पर समझिए कि मिट्टी के अंदर वो सारे गुण तत्व होने चाहिए जो जीवित पदार्थों को और पौधों को क्या कर सके, आप पोषित कर सके, ठीक है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। देखिए मृदा के अंदर टाइम टाइम पर केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए जो मृदा है, मृदा अपक्षय का ही परिणाम है, यानी कि जो मिट्टी बनती कैसे है, ये मिट्टी बनती है अपक्षय के कारण ही बनती है। देखिए होता क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती है, जब इन चट्टानों के अंदर अपक्षय की प्रक्रिया होती है, इसकी वजह से इन चट्टानों में क्या होता है, विखंडन देखने को मिलता है। विखंडन बोले तो ये चट्टानें छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में टूट जाती है, और इन्हीं सूक्ष्म कणों के समूहों को हम क्या बोलते हैं, मृदा बोलते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मृदा की विशेषताएं मौसम के अनुसार बदलती है। देखिए मिट्टी के अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो मौसम के अनुसार वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्परेट रीजन में मिट्टी की कुछ अलग विशेषताएं होंगी, और वहीं जहाँ पर जो ठंडे जो मौसम है, या फिर जो जो हॉट जो वेदर होता है, वहां पर मिट्टी की अलग अलग
प्रकार की क्या होती है विशेषता हमें देखने को मिलती है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मृदा ठंडी, गर्म, शुष्क, आर्द्र हो सकती है। देखिए मिट्टी की जो प्रकृति कैसे हो सकती है, वो ठंडी भी हो सकती है, ठीक है, और वो हॉट भी हो सकती है, यानी कि वो गर्म भी हो सकती है। मिट्टी ड्राई भी हो सकती है, और मिट्टी क्या हो सकती है, आर्द्र भी हो सकती है। आर्द्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं कि मिट्टी ह्यूमिड भी हो सकती है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मृदा अगर बहुत ज्यादा ठंड या बहुत अधिक शुष्क हो तो मिट्टी के अंदर जैविक कार्य मंद हो जाते हैं, या फिर वो बंद भी हो सकते हैं। देखिए इसका जो सबसे अच्छा जो एग्जांपल है, आप उस साइबेरिया का एग्जांपल से इसको समझिए। देखिए साइबेरिया एक इतनी ज्यादा ठंडी जगह है कि वहां पर आप किसी भी चीज में आप कुछ उगा ही नहीं सकते, ठीक है। यानी कि अगर मिट्टी के अंदर अगर ज्यादा ठंड होगी, ठीक है, अगर वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो वो मिट्टी पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। जैसे कि साइबेरिया, साइबेरिया में किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और दूसरा, अगर मिट्टी के अंदर ज्यादा शुष्क हो जाएगी, ज्यादा अगर ड्राई हो जाएगी, तभी भी मिट्टी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। और इसका सबसे जो बढ़िया एग्जाम्पल है वो है सहारा रेगिस्तान। देखिए सहारा रेगिस्तान की जो मिट्टी है वो पूरी तरह से क्या है, बंजर है, ठीक है। उसके अंदर किसी भी प्रकार के जैविक कार्य नहीं होते। जैसे कि अगर आपको पता है कि अगर किसी मिट्टी में जैविक कार्य बंद हो जाएंगे तो मिट्टी क्या हो जाएगी, वो बंजर हो जाएगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मृदा में जैव पदार्थ। देखिए जैव पदार्थ क्या होते हैं, सूखी पत्तियां हो गई या फिर घास हो गई, और यही जैव पदार्थ मृदा को क्या करते हैं, ये उर्वरक बनाने का काम करते हैं, यानी कि फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मृदा में जैव पदार्थ पेड़ पौधे, प्राणी जात, तापमान, नमी और सभी मौसम के साथ विस्तारित समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। इसके देखो मीनिंग क्या है। देखिए मान के चलिए ये मिट्टी है, ठीक है, इस मिट्टी के अंदर क्या मिक्स होते हैं, जैव पदार्थ मिक्स होते हैं जो कि मिट्टी को उर्वरक बनाने का काम करते हैं। इसके ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्राणी जात होते हैं, प्राणी जात का मतलब हो गया यहाँ पर जो एनिमल्स है, ठीक है। तो होता क्या है कि काफी एक लॉन्ग टाइम पीरियड में इसमें जब मौसम चेंज होता है तो मौसम के चेंज होने के साथ साथ यहाँ की वेजिटेशन भी चेंज होती है। मतलब कि वेजिटेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर इनके जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे जो इनके जो एनिमल्स है, यहाँ तक कि यहाँ का इकोसिस्टम भी चेंज हो जाता है। लेकिन इस तरह के इकोसिस्टम को चेंज होने में काफी लंबे समय का टाइम लगता है यहाँ पर। चलिए फिर आगे, चलिए नेक्स्ट लाइन है, मृदा जलवायु की दशाओं। देखिए होता क्या है कि जो मिट्टी है, मिट्टी अपने आप को वहाँ की जलवायु के अकॉर्डिंग ढाल लेती है, और वहाँ की जो भू आकृति होती है, भू आकृति और वनस्पति के साथ अनुकूलित हो जाती है। देखिए मिट्टी अपने आप को वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन और वहाँ की जो भू आकृति है, ठीक है, और वहाँ की जो वेजिटेशन है, उन सब के अनुसार अपने आप को वो ढाल लेती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, मृदा निर्माण की प्रक्रिया है। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि जो मिट्टी वो बनती कैसे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या है हमारी, मृदा निर्माण की प्रक्रिया अपक्षय के ऊपर निर्भर करती है। देखिए मिट्टी हमारी बन कैसे रही है, यानी कि जो मिट्टी की जो विशेषताएं होती हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो उसका जो प्रोसेस होता है, ये पूर्णतः किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपक्षय के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पर समझिए कि अपक्षय देखिए होता क्या है। नेक्स्ट लाइन क्या है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में अपक्षय तथा निक्षेपण के बाद मिट्टी में पौधे। ओके अब हम यहाँ से समझते हैं। देखिए होता क्या है कि मिट्टी बन कैसे रही है, अपक्षय के कारण, जब बड़ी बड़ी चट्टानों का जब विखंडन हो रहा है, यानी कि जब ये बड़ी बड़ी चट्टानें जब टूट रही हैं, और ये टूट किससे रही है, ये टूट रही है और किससे टूट रही है, ये अपक्षय की प्रक्रिया से टूट रही है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि अपक्षय की प्रक्रिया के बाद या फिर निक्षेपण के बाद, निक्षेपण किसे बोलते हैं पता है ना आपको, कि जब वायु द्वारा, ठीक है, या फिर पानी द्वारा यानी कि जल द्वारा जब पदार्थों का परिवहन होता है और वो एक जगह पर आकर के फेंक दी जाती है, यानी कि वो सारे के सारे पदार्थ एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम निक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो होते क्या है कि या फिर अपक्षय की प्रक्रिया, यानी अपक्षय की प्रक्रिया और या फिर निक्षेपण की प्रक्रिया के बाद होता क्या कि उस मिट्टी के अंदर पौधे उगते हैं, ठीक है, और उस मिट्टी के अंदर लाइकेन नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है जो कि उस मिट्टी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब इन्हीं एक्टिविटी के कारण ही
यानी कि मिट्टी में पौधे होने के बाद और लाइकेन की इस एक्टिविटी के बाद क्या होता है, हमारे जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं और जो पौधे के जो जो मृत अवशेष होते हैं, यानी कि जो पौधे जो मर चुके होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को फर्टाइल करने का काम करते हैं। फिर से सुनिए, फिर से सुनिए कि जो हमारा जो अपक्षय की प्रक्रिया के बाद या फिर निक्षेपण की प्रक्रिया के बाद मिट्टी के अंदर पौधे पाए जाते हैं और एक सूक्ष्म तरह का जीव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकिन। तो पौधों के अवशेष और लाइकेन नामक ये जो सूक्ष्म जीव होता है, ये मृदा को क्या करता है, फर्टाइल करने का काम करता है। तो इस फर्टाइल होने के बाद, जब मिट्टी फर्टाइल हो जाती है, उसके बाद इस मिट्टी के अंदर क्या उगती है, छोटी छोटी घासें उगनी शुरू हो जाती है। फिर बाद में पक्षियों तथा वायु द्वारा लाए गए बीजों से वृक्ष और झाड़ियां उगती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि जो मिट्टी है, मिट्टी अब थोड़ी थोड़ी फर्टाइल होनी शुरू हो चुकी है। अब क्या करेंगे, जो पक्षियां होंगे, पक्षियां या फिर वायु कुछ वृक्षों के बीज इन मिट्टियों के अंदर डाल देंगे, जिसकी वजह से इन मिट्टी के अंदर या तो वृक्ष उगेंगे या फिर झाड़ियां उगने को देखने को हमें यहाँ पर मिलेंगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इस मिट्टी के अंदर कुछ तरह के काम हो चुके हैं। पहला काम क्या है, इसके अंदर सूक्ष्म जीव है जैसे कि लाइकेन है, इसके अंदर धीरे धीरे करके वृक्ष उगने लग गए हैं या फिर पेड़ पौधे यहाँ पर उगने लगे हैं। अब यहाँ पर करेंगे कि जो जानवर है, जानवर या फिर किसी भी तरह का कोई भी जीव हो गया, वो इस मिट्टी को यहाँ पर खोदना शुरू कर देगा। अब इस मिट्टी के खोदने के कारण ये मिट्टी किस प्रकार की बन जाएगी, ये स्पंज बन जाएगी। ठीक है, और जब ये मिट्टी जब स्पंज बन जाएगी, तब यह मिट्टी ज्यादा जल को अवशोषित कर पाएगी। ठीक है, और इस तरह से जल को अवशोषित करने के बाद इसके अंदर वायु की, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा काफी बढ़ जाएगी। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के कारण यह मिट्टी क्या हो जाएगी, काफी फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। अब जरा समझिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मृदा निर्माण के कारक। यानी कि अब हम उन कारकों को पढ़ने वाले हैं जिनसे मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये हैं कुछ कारक, इन कारकों को हम इसको 4 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मूल पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल। दूसरा है स्थलाकृतिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टोपोग्राफी। तीसरा है जैविक कार्य यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी। और चौथा है टाइम यानी कि समय। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं यहाँ पर मूल पदार्थ को। चलो मूल पदार्थ को समझने से पहले हम यहाँ पर क्लाइमेट को देख लेते हैं कि क्लाइमेट किस तरह से काम करता है। देखिए, जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह से महत्वपूर्ण कारक है जी, ये है वर्षा एवं वाष्पीकरण की निरंतरता या फिर अवधि के कारण। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होगी, ठीक है, जहाँ पर वर्षा सर्वाधिक होगी तो वहां पर मिट्टी भी क्या होगी, काफी फर्टाइल हमें देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर वाष्पीकरण भी काफी इम्पोर्टेंट रखता है। देखिए, जैसे कि अगर यहाँ पर वर्षा तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर अगर वाष्पीकरण भी सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, अगर यहाँ पर वाष्पीकरण भी सबसे ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि वाष्पीकरण ज्यादा हो जाने के कारण मिट्टी को कम जल की प्राप्ति होगी, जिस वजह से इसकी उर्वरकता भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो यानी कि जहाँ पर वर्षा ज्यादा हो रही है और वाष्पीकरण अगर वहां पर कम होगा तो वहां की मिट्टी क्या होगी, काफी फर्टाइल देखने को मिलेगी। और वहीं जहाँ पर वर्षा कम हो रही है और वाष्पीकरण की एक्टिविटी ज्यादा हो रही है तो वहां पर मिट्टी फर्टाइल नहीं मिलेगी। जैसे कि राजस्थान में क्या होता है कि वहां पर मिट्टी इतनी फर्टाइल नहीं है, क्योंकि वहां पर एक तो वर्षा कम होती है, लेकिन वहां पर वाष्पीकरण सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। दूसरा कारक है तापक्रम और मौसम एवं दैनिक अंतर। देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर जहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ज्यादा टेम्परेचर हो जाने की वजह से वहां पर मिट्टी में उर्वरकता नहीं देखने को मिलेगी या फिर कम उर्वरक वो मिट्टी होगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मूल पदार्थ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरेंट मटेरियल। आगे बढ़ते हैं। मृदा का निर्माण मूल शैलों में अपक्षय के कारण होता है। तो देखिए, इस चीज को तो आप पहले ही समझ चुके हैं, जो मिट्टी बनती कैसे है, जब बड़ी बड़ी चट्टानों का क्या होता है, जब अपक्षय होता है, यानी कि जब ये बड़ी बड़ी चट्टान जब ये टूटती हैं तो इन टूटने के कारण ही मिट्टी का क्या होता है, यहाँ पर ये निर्माण होता है। ठीक है,
शेलों में अपक्षय उसी स्थान पर या निक्षेपित पदार्थों में होता है। तो देखिए ऐसा है कि या तो पदार्थ ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, निक्षेपित होंगे, या तो तब उनमें क्या होगा, अपक्षय की प्रक्रिया देखने को मिलेगी, या फिर जो पदार्थ पहले से ही है, जो चट्टाने पहले से, या फिर वो अपनी जगह पर ही टूट के वहां पर अपक्षय की प्रक्रिया हमें देखने को मिलेगी। तो यानी कि जो अपक्षय होता है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो वो निक्षेपण के बाद हो या फिर उसी जगह पर अपक्षय हमें देखने को मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया मलबे के आकार तथा उसकी संरचना तथा खनिजों में उनमें पाई जाने वाली रासायनिक संयोजन के ऊपर निर्भर करता है। देखिए मृदा निर्माण किस प्रकार से होगा, ये डिपेंड करता है कि वो जो चट्टाने हैं, ठीक है, जो पेरेंट मटेरियल है, यानी कि जो मूल पदार्थ है, जो चट्टाने हैं, उनका संगठन कैसा है। ठीक है, यानी कि क्या वो ग्रेनाइट की चट्टाने हैं या फिर वो चूने की चट्टाने, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। तो पूरी तरीके से मिट्टी का स्वभाव कैसे होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उन चट्टानों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी रासायनिक संयोजन, यानी कि उनके जो केमिकल कंपाउंड कैसे हैं, ठीक है, और उनकी महत्ता कितनी है। उसी ही प्रकार से वो मिट्टी के अंदर जो विशेषता है वो देखी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल पदार्थ में अपक्षय की दर पत्थर की मोटाई पर निर्भर करती है। अब जी देखिए, जो पूरी तरीके से जो अपक्षय भी होगा, अपक्षय भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो पत्थर की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, पत्थरों की विशेषताएं कैसी है। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो काफी कमजोर होते हैं और जो काफी आसानी से टूट जाते हैं, और बल्कि कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो आसानी से नहीं टूटते हैं, बल्कि उनको तोड़ने में काफी अच्छी खासी मशक्कत लग जाती है। जैसे कि मान के चलिए कोई शेल है, ये चट्टाने हैं, ठीक है, अगर ये चट्टाने कमजोर होगी तो आसानी से टूट जाएंगी, और अगर ये चट्टाने मजबूत होंगी तो इनकी इस मोटाई वाली चट्टानों को तोड़ना काफी आसान नहीं होगा, बल्कि इसको तोड़ने में काफी समय लग जाता है। आगे बढ़ते हैं। जब जब मृदाएं अपनी शुरुआत के चरण में होती है तब उनमें उनके मूल तत्वों काफी देखने को मिलते हैं। देखिए होता क्या है, मान के चलिए ये चट्टाने अभी अभी टूटे और उनको टूटे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो देखिए क्या है कि ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुई है, यानी कि इस मिट्टी के अंदर पूरी तरह से वो प्रक्रिया नहीं हुई है कि वो ये मिट्टी उपजाऊ नहीं बनी है। ठीक है, तो शुरुआती स्टेज में क्या होगा, ये मिट्टी पूरी तरीके से इसके अंदर काफी गुण ऐसे होंगे जो अपनी मूल पदार्थ यानी कि इस वाले चट्टान से काफी मिलती जुलती होगी। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थलाकृति। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टोपोग्राफी बोलते हैं। देखिए समझते हैं कि स्थलाकृति बोलते कैसे हैं। देखिए जितने भी आपके ये जो पहाड़ है, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्थलाकृति हम इसको यहाँ पर बोलते हैं। अब जरा हम यहाँ पर समझते हैं कि स्थलाकृति यानी कि टोपोग्राफी किस तरीके से मृदा के निर्माण में भूमिका निभाती है, और समझते कि स्थलाकृति एक ऐसा फैक्टर है कि मृदा किस तरह की होगी, यानी कि मिट्टी किस तरह के से होगी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, और उसका गठन यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसे होगा। ये ज्यादातर ये टोपोग्राफी यानी कि स्थलाकृति के ऊपर ही डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीव्र ढालों पर मृदा की सतह पतली होती है। देखिए जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो पहाड़ होते हैं, इनके इस तरफ और इस तरफ वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, इसको स्लोप बोलते हैं, यानी कि ढाल बोलते हैं। देखिए जिन पहाड़ों का ढाल काफी तेज होगा, ठीक है, तो उनकी लेयर्स जो मिट्टी की जो लेयर्स होगी वो क्या होगी, काफी पतली होगी। ठीक है, इनकी लेयर्स क्या होगी, काफी पतली होगी। और इसके जस्ट विपरीत वो पहाड़ जिनके ढाल काफी कमजोर होंगे, यानी कि काफी कम ढाल होंगे। तो इनके कंपैरिजन में, यानी कि इन वाले पहाड़ों के कंपैरिजन में इन पहाड़ों की जो मिट्टी की जो लेयर होगी वो क्या होगी, वो मोटी होगी। ठीक है, और ढाल के कम हो जाने की वजह से यहाँ पर होने वाला जो अपर्दन होगा, अपर्दन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर जल का जो रिसाव होता है वो काफी कम होता है। तो देखिए कि ऐसे पहाड़ जहाँ पर इनका जो स्लोप होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ की जो मृदा की जो लेयर होगी वो क्या होगी, वो मोटी होगी, और प्लस जो जल का जो रिसाव भी हो क्या हो, काफी मंद गति से हो।
ये सारी की सारी, ये जो जो सिचुएशंस होती है, ये सारी की सारी अवस्थाएं क्या होती है, मिट्टी के निर्माण के लिए जरूरी होती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। समतल क्षेत्रों में चीका मिट्टी के मोटे स्तर का विकास होता है। जी देखिए, जो प्लेन एरिया होते हैं, जो प्लेन एरिया होते हैं, यहाँ पर अपरदन कम होता है किसके कंपैरिजन में, पहाड़ों वाले एरिया के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मिट्टी की जो लेयर होती है वो क्या होती है, काफी मोटी होती है। ठीक है, और इनका जो विकास होता है वो पहाड़ों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा और काफी अच्छा यहाँ पर विकास हमें देखने को मिलता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक शब्द को यहाँ पर हम समझ लेते हैं, वो है जैव पदार्थ। वो है जैव पदार्थ। देखिए जैव पदार्थ होते क्या है, देखिए मिट्टी के अंदर हमें बहुत सारे अवशेष देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें बहुत सारी डेड बॉडीज देखने को मिलती है। हम किन डेड बॉडीज की यहाँ पे बात कर रहे हैं, चाहे वो जीव हो, चाहे वो छोटे से छोटा सूक्ष्म जीव हो, या फिर बड़े से बड़ा जीव हो। जैसे कि सूक्ष्म जीव से हम बैक्टीरिया से लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं, हाथियों तक की बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा हमें देखने को मिलता है। और जीव के साथ साथ हम किन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पेड़ पौधों के अवशेष की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी जो डेड बॉडीज होती है, इनकी डेड बॉडीज को ही हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जैव पदार्थ। अब देखिए होता क्या है कि जब जैव पदार्थ मिट्टी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होने लग जाएं, ठीक है, तो जैव पदार्थ की मात्रा की बढ़ने की वजह से मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है, यहाँ पर काला हो जाता है। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर, किस तरीके से टेम्परेचर मिट्टी और वहां की वनस्पति को प्रभावित करता है। आइए चलिए देखते हैं। देखिए दक्षिण मुखी सूर्यों की किरणों से अनावृत ढालों की वनस्पति तथा मृदा की दिशा भिन्न होती है। आप जरा इसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझिए। मान के चलिए कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, इसकी जो ये वाली जो साइड है आप इसको साउथ मान के चल लीजिए, यानी कि आप इसको दक्षिण मान के चल लीजिए, और इसकी इस वाली साइड को मान के चलिए आप नॉर्थ, यानी कि उत्तर की दिशा। अब मान के चलिए कि जो सूर्य की जो लोकेशन है वो दक्षिण की तरफ है, यानी कि वो इस तरफ है, तो होगा क्या कि इस वाले ढाल, कौन से, इस वाले ढाल साउथ की तरफ यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें भी क्या हो रही है, ज्यादा पड़ रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर जो मिट्टी, जो मिट्टी का जो स्वभाव होगा, जो मिट्टी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो अलग होंगे, और यहाँ पर जो पैदा होने वाली जो वनस्पतियां होंगी, जो पेड़ पौधे होंगे, वो भी क्या होंगे, अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो कुछ देर पहले अभी हमने पढ़ा, अभी हमने दक्षिण ढाल की तरफ पढ़ा। तो हम यहाँ पर एक शेप बना लेते हैं। ये पहाड़ है हमारा, यहाँ पे सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं, ठीक है, ये कौन सा ढाल है, ये है, मान के चलिए ये हमारा साउथ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं देखने को हमें मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो हमारा जो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर कैसे होने वाला है, यहाँ पर हमारा ठंडा हमारा टेम्परेचर होगा, और यहाँ पर नम दशाएं होंगी, यानी कि यहाँ पर जो जो स्थिति होगी, यहाँ पर ह्यूमिड क्या होगा, टेम्परेचर, यहाँ पर ह्यूमिड क्लाइमेट हमारा देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारी जो वनस्पतियां होंगी, यानी कि हमारा जो वेजिटेशन होने वाला है वो अलग प्रकार का होगा, और हमारी जो मिट्टी होगी वो भी क्या होगी, अलग प्रकार की होगी। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे जो मिट्टी का जो निर्माण होता है, उस निर्माण की दशाओं को स्थलाकृति बहुत हद तक क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, यानी कि हमारी जो मिट्टी का जो निर्माण हो रहा है, मिट्टी किस प्रकार की होगी, ठीक है, उसके अंदर जो फसल जो उत्पादन होगा कि नहीं होगा, ये ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी स्थलाकृति के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैविक क्रियाएं। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। वह वनस्पति या जीव जो मूल पदार्थों के शुरुआती चरण में तथा बाद में भी विद्यमान होते हैं। जी देखिए, आपको पता होगा कि मिट्टी कैसे बनती है। जैसे कि पहले स्टार्टिंग फेज में क्या होती है, चट्टानें होती है,
इन चट्टानों का क्या होता है, सबसे पहले अपक्षय होता है। अपक्षय बोले तो अपक्षय का मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटना। जब ये चट्टानें छोटी छोटी बारीक बारीक हिस्सों में टूटती हैं, ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। ठीक है, अपक्षय की प्रक्रिया के होने के बाद ही इन्हीं से क्या बनती है, मिट्टी बनती है हमारी, यानी कि हमारी क्या बनती है, मृदा बनती है। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि इन स्टार्टिंग की फेज में ये जो मिट्टी होती है, ये जो हमारी जो मृदा होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई गुण नहीं होते। हम किस तरह के गुणों की बात करें, हम उर्वरकता, हम प्रोडक्शन की गुण की बात कर रहे हैं। इस तरह की जो स्टार्टिंग की जो मिट्टी होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, बंजर होती है। देखिए होता क्या कि जो फिर धीरे धीरे करके इसके अंदर जैव पदार्थ, अभी हमने आपको बताया था कि जैव पदार्थ क्या होते हैं, ये होते हैं मृत अवशेष होते हैं, किसके, चाहे वो पेड़ पौधे के हो गए, चाहे वो जीव जंतुओं के हो गए। तो देखिए होता क्या है कि ये जो जैव पदार्थ होते हैं, ये इस मिट्टी को स्टार्टिंग की चरण में जो ये बंजर होती है, इसको फर्टाइल करने का काम करते हैं। तो स्टार्टिंग में होता क्या है कि ये जो जैव पदार्थ है, जैव पदार्थ इसके अंदर नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। यानी कि जो स्टार्टिंग में ये जो मिट्टी होती है, ये जो मृदा होती है, ये जल को अवशोषित, जल को ये अडॉप्ट नहीं कर पाते, ये अब्सॉर्ब नहीं कर पाती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके जैव पदार्थ इसके अंदर ये गुण भर देते हैं ताकि जो जल है, जल को ये एब्जॉर्ब कर पाए। जल के एब्जॉर्ब करने के साथ साथ में इसके अंदर नाइट्रोजन की भी मात्रा बढ़ने लग जाती है। आपको पता होगा कि किसी भी मिट्टी के लिए, ठीक है, किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मृत पौधे मिट्टी को उर्वरक बनाने का काम करते हैं, ये जो कि मैं आपको ये बता चुका हूँ, ये फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ जैविक अम्लों का निर्माण मृदा को उर्वरक बनाने में होता है। ये देखिए होता है क्या कि स्टार्टिंग की फेज में, ठीक है, मिट्टी के अंदर ये जो क्या मिलते हैं, हमें जैव पदार्थ मिलते हैं। मिट्टी के अंदर ये जैव पदार्थ काफी सारे केमिकल चेंजेस करते हैं। ठीक है, इन केमिकल चेंजेस की वजह से यहाँ पर क्या होता है, एक नए तरह का एसिड देखने को हमें मिलता है। ठीक है, और ये जो नए तरह का जो एसिड, ये बन किस तरह है कि जब ये मिट्टी का जब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और ये डेवलपमेंट कौन करे, जैव पदार्थ। ठीक है, इसी की वजह से इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, केमिकल चेंजेस, और जिसकी वजह से हमें एक नए प्रकार के एसिड का निर्माण हमें यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मृदा के मूल पदार्थों में खनिजों का एकत्रीकरण होता है। ये देखिए होता क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि किसी पत्थर, किसी चट्टानों के अंदर क्या होते हैं, जब अपक्षय की प्रक्रिया होती है तब इसके अंदर जो खनिज होते हैं वो छोटी छोटी मात्रा में देखने को मिलते हैं जमीनों पर। ठीक है, अब होता क्या है, स्टार्टिंग में ये जो खनिज होते हैं ये अलग अलग होते हैं, ये इनका एकत्रीकरण नहीं होता। लेकिन जैसे ही मिट्टी का जब विकास होता है तो विकास की प्रक्रिया के दौरान ही इन खनिजों का क्या होता है, यहाँ पर एकत्रीकरण की हमें प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है। और जब ये खनिज जब एकत्रित होते हैं, जब ये इकट्ठे होते हैं, तभी मिट्टी का क्या होता है, विकास होता है और मिट्टी उर्वरक बनती है इस चीज से। चलिए अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए बैक्टीरिया मिट्टी में कितनी इंटेंसिटी से कार्य करेगा, यह मिट्टी के तापमान पर निर्भर करता है। जी देखिए यहाँ पर समझिए कि जो हम, देखिए आपको इतना तो पता है कि देखिए मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा बैक्टीरिया होगा उतनी ही ज्यादा मिट्टी क्या होगी, फर्टाइल होगी। अब मिट्टी के अंदर जितना ज्यादा बैक्टीरिया होने की जो फैक्टर होगा, वो फैक्टर होगा टेम्परेचर। ठीक है, देखिए टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया की जो गतिविधि होगी, जो बैक्टीरिया की जो इंटेंसिटी होगी, वो वहां पर ज्यादा होगी या फिर वहां पर हमें कम देखने को मिलेगी। जैसे कि आप इसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम यहाँ पर शीत जलवायु का हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए ऐसी जलवायु जो क्या है, काफी ठंडी जलवायु है। ठीक है, तो ठंडी जलवायु में क्या होता है, जो ह्यूमस होता है, ठीक है, जो ह्यूमस होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा मात्रा में एकत्रित यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर आप समझिए कि ह्यूमस हम बोलते किसे हैं, हम इसे जो जैव पदार्थ होते हैं, जैव पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। जैसे कि सड़े हुए पत्ते हो गए या फिर जो पौधे हो गए, इनको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं।
देखिए होता क्या है कि ठंडी जलवायु के अंदर ये जो ह्यूमस होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाने की वजह से वहां की जो मिट्टी का कलर कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है। ठीक है, और अगर ये ज्यादा मात्रा में इकट्ठे होंगे तो ज्यादा मात्रा में इकट्ठे हो जाने की वजह से यहाँ पर बैक्टीरियल जो वृद्धि होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उप आर्कटिक एवं टुंड्रा जलवायु में निम्न बैक्टीरियल क्रियाओं के कारण पीट का निर्माण होता है। ठीक है, अब जी देखिए यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ठंडी जलवायु के अंदर ये जो ह्यूमस होता है ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बैक्टीरियल एक्टिविटी भी काफी धीमी पड़ जाती है। ठीक है, अब जब ये इकट्ठा हो जाता है तो इकट्ठा होकर के इसका रंग क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है। और ये काफी मैं आपको दिखाता हूँ कि पीट होता है क्या है। देखिए ये जो चीज है इसी को हम क्या बोलते हैं, पीट बोलते हैं। और ये बनी किससे है, ये हमारे जैव पदार्थों से ये पीट बना हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर पीट बोलते हैं। और ये पीट यहाँ ये कौन से एरिया पे देखने को मिलते हैं, जहां पर ठंडी जलवायु होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्द्र उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु में बैक्टीरिया की वृद्धि ज्यादा होती है। देखिए ऐसे क्लाइमेटिक रीजन जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, यानी कि हम किस टेम्परेचर की बात करें, हम करें 35 डिग्री से 45 डिग्री तक पड़ने वाले हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ऐसे टेम्परेचर में होता क्या है, ऐसे टेम्परेचर में जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया की जो गतिविधि होती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया की जो इंटेंसिटी होती है वो काफी हाई होती है। ओके, अब देखिए अब हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं। देखिए जो इंडिया का जो टेम्परेचर पड़ता है वो नॉर्मली वो 35 डिग्री से 40 या 45 डिग्री तक यहाँ पर टेम्परेचर पड़ता है। ठीक है, इसकी वजह से इंडिया के अंदर जो बैक्टीरियल जो गतिविधियां होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारा जो देश है वो क्या होता है, कृषि प्रधान देश हमारा कहा जाता है। यहाँ पर काफी तरह की फसलें उगती हैं। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अगर हम रशिया की बात करें या फिर ऐसे देशों की बात करें जहां पर टेम्परेचर माइनस में पड़ता है, तो ऐसी जगहों पर प्रोडक्शन हमें नहीं देखने को मिलता। वहां पर किसी भी तरह की सब्जियां या फिर किसी भी तरह का जो प्रोडक्शन है वो नहीं देखने को मिलता। आप तो एग्जाम्पल के तौर पर आप साइबेरिया का यहाँ पर आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। साइबेरिया के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा पड़ता है और इतने ज्यादा टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। जिससे मृत वनस्पति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाती है। ठीक है, अब जी देखिए यहाँ पर क्या है कि हम पहले क्या पढ़ रहे थे, हम पहले पढ़ते कि भाई ठंडी जलवायु के अंदर जो मृत अवशेष होते हैं किसके, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे वो जीव हो, ठीक है, वहां पर क्या होता है कि वहां पर वो जो पौधे होते हैं, पौधों के जो अवशेष होते हैं वहां पर वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उष्ण एवं भूमध्य रेखीय जलवायु की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, वनस्पतियों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वनस्पति में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मृदा के अंदर ह्यूमस की मात्रा कम रहती है। होता क्या है कि जब जो गर्म मैं जलवायु की बात कर रहा हूँ, गर्म जलवायु के अंदर यहाँ पर क्या है कि जो वनस्पति के अंदर ऑक्सीजन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो खाद होती है, ठीक है, जो मृत अवशेष होते हैं, तो ये जो मृत अवशेष होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो यहाँ पर हमें कम देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया और मृदा के जीव हवा से गैसीय नाइट्रोजन प्राप्त कर उसे रासायनिक रूप में परिवर्तन कर देते हैं। देखिए होता क्या है कि मिट्टी के अंदर, ठीक है, मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया करते क्या है कि ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को खींचने का काम करते हैं। ये नाइट्रोजन को ये यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया कर लेते हैं या फिर जो मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, ये क्या कर लेते हैं, ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इनको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, रासायनिक परिवर्तन ये यहाँ पर कर देते हैं, केमिकल चेंजेस कर देते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि इन नाइट्रोजन का जो यूज कौन करता है, इन नाइट्रोजन का यूज करते हैं हमारे पौधे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पौधे ही नाइट्रोजन का यूज कर सकते हैं खाने के लिए, वरना और कोई जीव इसका यूज नहीं कर सकता। ठीक है,
चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, रिजोबियम एक प्रकार का बैक्टीरिया है। यह जंतु वाले पौधों के जड़ की ग्रंथिका में रहता है तथा यह पौधों के लिए लाभकारी निर्धारित नाइट्रोजन निर्धारित करता है। चलिए इसको हम एक फोटो से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा कौन से जंतु वाले पौधे। देखिए जंतु वाले पौधे हम इन्हें कहते हैं जो मटर के जो जितने भी जो स्पीसीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जंतु वाले पौधे बोलते हैं। अब हम राइजोबियम का हम यहाँ पर काम समझते हैं। देखिए राइजोबियम क्या करते हैं, देखिए जो पौधों की ये जो जड़ होती है, ठीक है, इन जड़ के इन वाले हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, इन वाले हिस्सों को हम बोलते हैं ग्रंथिका। ठीक है, इन ग्रंथिका में जो ये जो बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम होते हैं, इन राइजोबियम का काम क्या होता है, इसके अंदर नाइट्रोजन का प्रोडक्शन करना। ठीक है, और इसी नाइट्रोजन के प्रोडक्शन के कारण ही हमारा जो पौधा होता है वो क्या होता है, डेवलप होने का काम करता है। चलिए फिर अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है समय। यहाँ पर जरा समझिए कि किस तरह से जो टाइम है वो हमारे सॉइल को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है, देखा जाए तो हर तरीके से किसी भी केमिकल चेंजेस होने के लिए, जैसे अभी आपने इतने सारे लॉन्ग चेन में आपने इतने सारे फैक्टर पढ़े जो मिट्टी को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। देखिए क्या है कि मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए इन फैक्टर्स को क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। ठीक है, जब तक टाइम नहीं मिलेगा तब तक मिट्टी के अंदर ये जो विकास की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से काम नहीं करेगी। ठीक है, तो पूरी तरह से विकास की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, समय। क्योंकि इन मिट्टी के अंदर इस तरह के केमिकल चेंजेस, ठीक है, और इस तरह के खनिजों का निर्माण करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। तो फिर बस आज के चैप्टर में इतना ही। आज का ये जो 6th चैप्टर है आज हमारा होता है खत्म यहाँ पर। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइए, और सारे के सारे चैप्टर्स की वीडियो को देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।